अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज सहारनपुर की इस मुबारक सरजमीन पर, जो उलमा, मशाइखीन और मुहद्दिसीन की सरजमीन है, यहाँ पर आपने आकर हज़ारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जलसे को आपकी मौजूदगी से, आपकी दुआओं से आपने ना सिर्फ इसको कामयाब कर दिया, बल्कि आपकी मौजूदगी पूरी मगरबी यूपी को और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शहनशीन पर मौजूद मगरब यूपी के सदर जनाब महताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, इस अजीमुशान जलसे के ऑर्गेनाइज़र जनाब मरगूब हसन साहब, ज़िला सदर सलीम साहब, शहर सदर दिलशाद साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अनीस अहमद साहब, रईस मुल्क साहब, शहजाद खान, जनाब हरीश जाट, शोएब मंसूर साहब, साजिद हसन प्रधान साहब, मोहम्मद बिलाल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस के जो मुखालिफीन हैं वो हमेशा एक झूठा इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त कम्युनल पार्टी है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी समुदाय के ख़िलाफ़ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पर संविधान के मुताबिक हमको इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहाँ पर हमारी इबादत गाहों को तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी, जहाँ पर हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होगी, तो यकीनन संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूं, मैं एहतजाज करूं और मैं अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर जनता के सामने रखूं। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक़ का मुतालबा करना, इज़्ज़त और हिस्सेदारी की बात करना, अगर ये फ़िरक़ा परस्ती है तो जो सियासी पार्टी हमको फ़िरक़ा परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फ़िरक़ा परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मज़लूमों के हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं तारीख़ में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज़ में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फ़िरक़ा परस्त कहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं
कि मजलिस क्या पैगाम देती है। मजलिस ये पैगाम देती है कि अगर दलित खड़े होकर अपने नेता को कामयाब करने के लिए लड़ता है तो बराबर वो सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गो उनका ताल्लुक बीजेपी से है, मगर आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो उस समुदाय को फ़ायदा हो रहा है जिसका अंग्रेज़ी में लफ्ज़ शुरू होता है कैपिटल टी से, उन्हीं को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर समाजवादी कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, मगर पीडीए की बात करने वाले उनको तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब मध्य प्रदेश का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अंग्रेज़ी अखबार ने लिख दिया कि इन्होंने उस जगह पर अपनी ज़मीन को ख़रीदा जहां पर मध्य प्रदेश की हुकूमत अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ला रही है। तो यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कह दिया कि बीजेपी एक यादव मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है, वो फ़िरका परस्ती नहीं है। यही समाजवादी पार्टी जब वफ़्द का काला कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत पार्लियामेंट में बना रही थी, अखिलेश यादव की तकरीर आपके सामने है, सुन लीजिए यूट्यूब पे जाकर उन्होंने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आप बताइए, अगर मैं संविधान के दायरे में खड़े होकर आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि सहारनपुर में लकड़ी का काम मुतासिर हो गया और यहाँ से कारोबार जयपुर चला गया, तो क्या ये फ़िरका परस्ती है? क्या ये फ़िरका परस्ती है? बताओ, अगर सच्चाई को बयान करना फ़िरका परस्ती है तो खुदा की कसम अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता रहूँगा। आप बताइए, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी ज़बान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को ख़राब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल ख़राब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फ़िरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जालिम को जालिम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने आरजेडी से कहा, कांग्रेस से कहा, हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फ़िरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया, इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम फ़िरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमज़ोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो
मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। और जो लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हैं, मंजलिस के साथ हैं? क्या सहारनपुर की जनता मंजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक वोट साथ है, अरे ये वोट भी साथ है। और वो जमीन और आसमान का खालिक वो एक है, वो भी हमारे साथ है। तो तुम एक एक कह कर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं, अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्त, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मेरी आपसे एक दर्दमंदाना अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अगियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड, 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राब उसको कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात, आपको आवाज आ रही है ना? बस काफी है, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की आवाज है, जिससे सब दुश्मन डरते हैं और परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 12 साल से बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर लीक होते रहता है।
पेपर लीक हुआ, उस वक्त कोई देशद्रोही का इल्जाम उन पर नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हजारों लाखों परिवार के मासूम बच्चे जो गरीब परिवार से थे, आज वो परेशान है। कल नीट का रिजल्ट आया, मैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों को भी जानता हूं जो आज परेशान थे। उन्होंने कहा कि पहला एग्जाम हमने अच्छा लिखा, दूसरा इम्तिहान लिखने गए तो हमारे हौसले पस्त थे, हम बड़े परेशान थे। बताइए, इन मासूम बच्चों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कैसे मिलेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि वक्फ का काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया। उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुकार कर कहा कि मोदी की सरकार ये कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बना रही है, दरगाहों और खानखाहों को छीनने के लिए बना रही है। आज आप देखते हैं कि संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है? क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर कोई जगह 70 साल से उस जमीन पर हम हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, अगर 70 साल से जिस जगह पर हम अपने सजदे अदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर, नया वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता मगर पुराना वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। तो नोटिस दी जा रही है। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीन कर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे, तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, हेलो 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 हेलो, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है। हेलो, चलिए चलिए, अब काम चलाएंगे, कोई बात नहीं, काम चलेगा। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा,
तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे कह रहा था कि मरकजी हुकूमत का डेटा है सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहां पर आ रहे थे तो किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने हमसे पूछा कि इतने मुसलमान विधायक हैं, इतने मुसलमान सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनको अब खुलकर नहीं बोलना चाहिए? मैंने उनसे कहा, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इसलिए जा रहा हूँ एक दीवाने की तरह कि मैं अपनी मौत से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको नेता बनाऊंगा, अल्लाह आपको कायद बनाएगा। मेरा मकसद यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ। तुम बैठकर इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको इतनी ताकत देगा कि तुम उस इत्तेहाद और सियासी क़ियादत के बलबूते पर इस कलम से तुम अपनी औलाद, अपनी नस्लों की हिफाजत करोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। और कल मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा, आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा, आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर ये कह देना कि नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका डीएम, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा? कैसे हुआ बताओ? आप बताओ कैसे हुआ? जोर से बोलो। आप बताइए। 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था।
तो मालूम हुआ वो पूरा काम आस्था के लिए नहीं था, वो काम लूटने के लिए था, लूटने के लिए था, लूटने के लिए था। अब हम हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहे हैं, देख लो आप अब क्या हुआ। अब क्या हुआ, बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या, अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया, प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा। मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए करोड़ों रुपए की चोरी से नजर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे, सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ देंगे, संभल के कब्रिस्तान को तोड़ देंगे, उसको गोली मार देंगे। अरे जालिमो, जरा गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा इंसाफ तुम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने चंगेज खान और मंगोलों और तातारियों के जुल्म को देखा, मगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। इंशाअल्लाह ताला ये भी काले दिन छटेंगे, ये भी जुल्म खत्म होगा और हम इन जुल्म के बादलों को अपने इत्तेहाद की ताकत से हटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप साथ देंगे ना मंजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर क्योंकि ये साउंड सिस्टम लगता है बाबा की बी टीम बन चुका है, लगता है साउंड कंपनी वाला समाजवादी का है। मगर कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा सहारनपुर को। और अब साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिल में अल्लाह ने एक साउंड को पहुंचा दिया, आवाज को। और वो आवाज क्या है, इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप इतनी तकलीफ उठाकर यहां पर आए। अच्छा, अपना सेल फोन का लाइट खोलिए, सेल फोन का लाइट खोलिए, ताकि बाबा को, कांग्रेस को, समाजवादी को ये मालूम हो जाए कि हम फिरका परस्त नहीं, हम इंसान परस्त हैं, हम हक परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से अपने घर को रवाना होइए और दुआ करते रहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमको गालिब करे और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 996020/98236 पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1st to 8th के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में 1st नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड, परभणी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1st to 8th के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन। सीजन 2026-27 नर्सरी, LKG, UKG। रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभणी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को IAS, IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927, 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल, रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभणी। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज, इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका
मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए, लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।